80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में प्रारंभ होगा। स्टार्ट। सभापति महोदय, यह मामूली बात नहीं है। आप इस बिल को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए तो साफ मालूम होता है कि किसी खास आदमी के लिए, खास समाज के लिए, खास गुट के लिए यह कानून बन रहा है। इसमें कहा गया है कि जहाज उद्योग को भी कर्जा दिया जाए। पहले नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ अभी सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून इस अभिप्राय से बना था कि इस देश के व्यवसाय की उन्नति हो। तो व्यवसाय की उन्नति के लिए यह कानून बना। स्टॉप पैरा। हम किसी व्यवसाय का नाम तो नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं कि करीब 80 लाख रुपया चीनी उद्योग को दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस बात की कह चुका हूँ। जब कोई संस्था स्थापित होती है तो उसके कार्य और कर्मचारी का अनुमान लगाना होता है। देखना होता है कि इतने कार्य हैं और इतने आदमी बहाल होने चाहिए। मुझे तो यह कहने में दुख मालूम होता है। स्टॉप पैरा। मुझे तो इस सरकार को सरकार कहने में भी लज्जा मालूम होती है। इसको सरकार नहीं कहना चाहिए। यह तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। यह तो एक लूटने के लिए समाज बना है। वह जो कानून बनाते हैं वह इसलिए नहीं बनाते कि उससे देश को कोई लाभ हो। वह इसलिए ज़रूरी है कि किस काम के लिए किस आदमी को ले लें। इस मतलब से कानून नहीं बनता है, बल्कि इस मतलब से बनता है कि एक खास आदमी को उस रोज़गार पर लगाना है। उसके लिए कानून बना देते हैं। उसके लिए विभाग खोल देते हैं, पद बना देते हैं और उस पर उस आदमी को बहाल कर देते हैं। इस काम के लिए यह कानून बनता है। अब यह कानून बन गया है, लेकिन क्या उपनिदेशक की ज़रूरत थी? अभी ना इस नियम को बहुत रुपया मिला है, ना बहुत काम ही बढ़ा है। अभी केवल एक काम हुआ है। केवल चीनी व्यवसाय को रुपया मिला है, जो बिल्कुल उन्नतिशील व्यवसाय है। उसमें उन्नति के लिए रुपए की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे व्यवसाय की मदद होनी चाहिए थी जो कि पिछड़ी हालत में हैं। इन शब्दों के साथ अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार मेरी बातों पर कुछ विचार
करेगी। मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह सभा बहुत उचित रूप से इस विषय में सतर्क है कि हमारी शासन संबंधी सेवाओं के विकास में अपव्यय को रोका जाए। एक समिति बैठाई जा चुकी है तथा अन्य समितियां भी हैं जो इस विषय पर विचार कर रही है। इस बात को ध्यान में रखिए कि भारत सरकार को जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्य कर रही है, अब तक की किसी भी भारत सरकार की अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले ही सरकारें सामाजिक ध्येय को जो उनके सामने होता था अपना मुख्य कार्य या उतने ही महत्व का कार्य नहीं समझती थी जितना कि हमें समझना चाहिए। दूसरे, यह वैदेशिक मामलों का क्षेत्र ले लीजिए जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। उस समय कोई वैदेशिक मामले नहीं थे। हमारे लिए अपनी वैदेशिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करना एक बिल्कुल नया प्रयास रहा है, जिससे लाज़मी तौर पर हमें यहाँ और विदेशों में अपने कर्मचारी वर्ग में काफ़ी वृद्धि करनी पड़ी है और बहुत धन व्यय करना पड़ा है। यह हो सकता है कि कुछ बचत की जा सकती हो, उस पर विचार करना पड़ेगा और उसे देखना होगा, लेकिन आप स्वतंत्र होते हुए उन वैदेशिक संबंधों के बिना काम नहीं चला सकते। भारतीय सारे संसार में फैले हुए हैं। हमें उनके हितों को देखना है। प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त और भी हमारे हित हैं जिन्हें हमें देखना है। एक स्वतंत्र देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे महान और बड़े देश के लिए, यह बिल्कुल असंभव है कि वह विदेश व्यापार गृहों, विदेशी दूतावासों और विदेशी व्यापार मंडलों आदि के साथ ऐसे संबंध स्थापित किए बिना अपना अस्तित्व बनाए रख सके। स्टॉप पैरा। मैं इसकी चर्चा इसलिए करता हूँ कि अक्सर इसकी आलोचना होती है कि हमारे दूतावास सारी दुनिया में फैले हुए हैं और कभी-कभी मुझसे कहा जाता है कि मुझे एक तरह की सनक हो गई है और यह कि मैं भारत की मुसीबतों को भूल जाता हूँ और मैं उन पर ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ राजदूतों को बाहर भेजने की बात सोचता रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि यह सत्ता इस मामले पर विचार करे और इसके संबंध में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ ले। इससे पता चलता है कि लोगों को इसकी काफ़ी समझदारी नहीं है। स्टॉप।